चलो बच्चों, अब लास्ट टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। अब हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें रियल नंबर की, ठीक है, अब इस रियल नंबर में हमारे पास लिमिटेड फॉर्मूला है, ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा रियल नंबर में है वो क्या है, एक है हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम इसको, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस को इसको हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये इससे भी एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में कि एलसीएम और एचसीएफ तो होगा क्या, जहां पे भी हमें कभी दो नंबर्स दिए होंगे या दो नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ में से कोई भी एक चीज दी होगी, तो हमारे पास सर्टेन है कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। उसके साथ सेकंड चीज जो है, सेकंड हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से एक देखने को मिलेगी। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में मेक श्योर कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में निकलना तो एचसीएफ या फिर एलसीएम ही है, ठीक है। और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से आता है, राइट। अब होगा क्या कि क्वेश्चन में दो केसेस हैं कि क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझना पड़ेगा कि मींस अगर वो किसी सेम चीज की बात कर रहा होगा, राइट, मतलब अगर वो किसी सर्टेन कोई ऐसी चीज होगी जो दोनों में सेम होगी, तो तब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और अगर दोनों में डिफरेंट होगा तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सेम हमारे पास कब कंडीशन आएगी, जैसे हमारे पास एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 616 आर्मी के मेंबर्स को 32 मेंबर्स के बीच में मार्च पास करनी है जिससे कि उनके रोज एंड कॉलम्स सेम रहे, राइट। तो सेम वर्ड का मतलब है हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे ऐसे केस में, ठीक। उसके बाद डिफरेंट वाला केस का एक एग्जांपल क्या हो सकता है, जो हमारे पास रवि और सोनिया का एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जिसमें रवि एक सर्कुलर ट्रैक को 12 मिनट्स में कवर कर रहा है, सोनिया उसी ट्रैक को 18 मिनट में कवर कर रही है 18 मिनट्स में, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एक आपस में कब साथ में मिलेंगे, तो देखो रवि अलग टाइम में कवर कर रहा है एक ट्रैक और सोनिया अलग टाइम में कवर कर रही है, दैट मींस इनमें एक सिमिलर चीज नहीं हो सकती क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों में सेम कोई चीज नहीं हो सकती है, तो ये क्या होगा, ये डिफरेंट केस है, इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूले हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे फर्स्ट चैप्टर के, ठीक। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2 पे, जो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो पॉलिनोमियल में हमारे पास सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्यों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास कहीं ना कहीं से घूम फिर के क्वेश्चन जरूर आएगा, राइट। तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जरूर आनी चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ये हमें जरूर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेंगे, क्वेश्चन में हमसे जीरोस निकालने के लिए बोलेगा, तो उन जीरोस को निकालने के लिए अगर जो हमारे पास इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल जो होगा, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे अगर कोई 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 अगर कोई इस टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या है कि हम इसके यहां से इनको स्प्लिट करके यहां से x की दो वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद एक को हम अल्फा कंसिडर करेंगे और दूसरे को हम बीटा कंसिडर करेंगे, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या आ जाते हैं, पहला फॉर्मूला आ जाता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, राइट। अब ये b और a क्या आएंगे, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, जहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a कहलाता है, x का कोएफिशिएंट b और लास्ट वाला सारा नंबर क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो x² के साथ में क्या है 2, जिसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, ये a हो गया। x के साथ में माइनस दिखा है, इसका मतलब इसे -1 लिख सकता हूं, तो ये -b हमारा -1 हो गया और लास्ट टर्म हमारा c हो गया, राइट। अब यहां पे हमारे पास एक हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर कोई भी इक्वेशन अगर रिप्रेजेंट करी होगी, अगर उसके आप जीरोस निकाल पाओगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। जैसे अगर ये इस इक्वेशन की बात करूं तो 5 × 2 10 होता है, दैट मींस मल्टीप्लाई करने में हमें 10 चाहिए, ऐड करने में हमें 1 चाहिए,
राइट, ऐड करने में हमें 1 चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर पाएंगे, मतलब अगर हम ऐसे दो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 10 आए और ऐड करने में 1 आए, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। और जो भी उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, लाइक इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप से आते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करो, या 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड आउट करो। तो हम अगर अल्फा और बीटा इजीली अलग अलग सेपरेटली निकाल पाएंगे, तो हम जो हमसे पूछा है वहां पे वैल्यू रख के हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इन केस अगर हम इसके जीरोस नहीं निकाल पाते हैं, इसके फैक्टर्स नहीं निकाल पाते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करेंगे। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जहां पे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, राइट। सम ऑफ जीरोस में क्या मतलब होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ए बी सी अगेन सेम चीज है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स जो होता है वो बी का, बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट, और सी वाला जो होता है वो कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट जरूर करके आना, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन जरूर हमें देखने को मिलेगा कि हमें कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा और हमें उसकी जीरोस को फाइंड आउट करना होगा। अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करने होंगे तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड निकाल के उसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, उसके दो फैक्टर्स निकाल लेंगे। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, इसमें एक क्वेश्चन आता है बेसिकली कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई, राइट, एंड वेरीफाई। और बेसिक वाले क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड वेरीफाई इट। अब वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक इक्वेशन दी होगी, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है। हमें एक इक्वेशन दी होगी और हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने के बाद उसको वेरीफाई करना है। तो जब हम इसको मिडिल टर्म करेंगे, जब हम इससे जीरोस निकालेंगे, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला यूज करके जो होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला जो होता है क्या, सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले वेरीफाई कराने पड़ेंगे कि हमारे आंसर्स और इन माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए के अकॉर्डिंग जो आंसर्स आ रहे हैं वो करेक्ट आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है, ठीक है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और बेसिक में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने में 5 और इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5, और ऐड करने में हमें क्या चाहिए, 1। तो ऐसा कोई फैक्टर है जिसमें हमें ऐड करने में 1 मिले और मल्टीप्लाई करने में 5? नहीं होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसे चेंज कर देता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको -6 कर देता हूँ, तो ये एडिशन जो होगा वो सब्ट्रैक्शन बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने में 6 चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 3, 2। कैसे? क्योंकि 3 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 2 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब मैं यहां से इसको मिडिल टर्म करता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मुझे 1 लाना है तो मैं 3 और 2 को माइनस करूंगा, बाहर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस और माइनस प्लस होगा, 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आउट लेंगे, x माइनस 3, और यहां से 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3। और मेक श्योर ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम इक्वल होने चाहिए, राइट। अगर ये ब्रैकेट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर कुछ ना कुछ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया, x माइनस 3 दोबारा कॉमन लिया, तो यहाँ x बचा और प्लस 2 बचा, ठीक है। यहां से एक एक करके दोनों को 0 करेंगे तो एक की वैल्यू x इक्वल्स टू 3 आ जाएगी, जिसको हम अल्फा इक्वल्स टू 3 बोल देंगे, राइट। दूसरे x की वैल्यू -2 आएगी, जिसको हम बीटा इक्वल्स टू -2 कहेंगे, राइट। ये हमने नेम दे दिया अल्फा और बीटा। अब इसके बाद जब हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई तभी करेंगे जब क्वेश्चन में दिया होगा कि एंड वेरीफाइड, ठीक है। तो जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग अब सम ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा मेरा 3 है और बीटा -2 है, दैट मींस 3 - 2 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बी की वैल्यू चेक करूं तो ये -1 है, तो जैसे ही मैं इसे फॉर्मूले में पुट करूंगा तो माइनस इंटू -1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होके 1 आ जाएगा, और 3 - 2 1 होता है, और LHS और RHS आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस पे रुकना नहीं है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना है,
राइट, क्योंकि कई बार ऐसा केस हुआ है कि सम ऑफ जीरोस में करेक्ट आता है LHS RHS, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रॉन्ग आता है। तो इसलिए मेक श्योर हमें दोनों को सॉल्व करना है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जिसका फॉर्मूला है C अपॉन ए। अल्फा इज 3, बीटा इज -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -6 और 1, -6 अपॉन 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, राइट में भी -6, दैट मींस LHS और RHS आपस में इक्वल हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि हमारे जीरोस और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सब क्या है, वेरीफाइड है। गॉट इट। चलो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट फॉर्मूला चेक करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास बेसिक है, जो बेसिक में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब सेकंड चीज इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चंस हमसे बोलता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके बाद हमसे पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। ये हमने कुछ नहीं किया, ये हमारे पास जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको ओपन किया है a स्क्वायर, दैट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उसकी जगह हमने अल्फा बीटा कर दिया। अब ये हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये हमसे पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमसे वैल्यू पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर तो हमारे पास अल्फा और बीटा की सिंगल अलग अलग वैल्यूज हैं तो कोई इश्यू नहीं है कि ये कुछ भी पूछ रहे, ठीक है। अगर हमारे पास सेपरेट अल्फा और बीटा अलग अलग वैल्यूज हैं तो हम अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर कर देंगे, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर कर देंगे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ये प्रॉब्लम तब हमें फेस करनी पड़ेगी या हमें तब डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जब हमारे पास अल्फा बीटा नहीं है, मतलब वाला केस जब मैंने कहा कि ये मिडिल टर्म नहीं होगा। तो उस केस में मैंने बोला है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकालने हैं, क्योंकि यही हेल्प आउट करेंगे इन आंसर्स को निकालने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास अल्फा और बीटा अलग अलग सेपरेट जीरोस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूले को अगर बनाऊं तो ये 2 अल्फा बीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा, तो यहां से वैल्यू निकल कर आएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये 2 अल्फा बीटा प्लस का जब लेफ्ट में आएगा तो -2 अल्फा बीटा बन जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोस, तो और जिसकी सम ऑफ जीरोस का होल स्क्वायर माइनस, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये वाली वैल्यू हम इजीली, अगर इसका मिडिल टर्म नहीं भी हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट ABC की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से वैल्यूज ले लेता हूं। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आई है मेरी, 3 - 2 1, तो मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास आई है 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 12, तो आंसर आ गया 13। तो दैट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर मिडिल टर्म नहीं कर पाओगे तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिख के प्रॉपर उसके जीरोस निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके उसकी इक्वेशन निकालना, दोनों को अच्छे से सॉल्व करके जरूर दिखा देना, याद से छोड़ के मत आना कोई भी क्वेश्चन, क्लियर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है, कई बार हमसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये भी पूछ लेता है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को एक्सप्लेन करो या फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसे क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ब्रेक करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो अल्फा और बीटा का जब मैं एलसीएम लूंगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फा है ऑलरेडी तो बीटा ऊपर, प्लस बीटा ऑलरेडी है तो अल्फा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस होता है, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे हमें एक्चुअल में ये क्या है, ये -b/a, और यहाँ पे हमारे पास c/a, ठीक है। a से a कैंसिल आउट कर दोगे तो -b/c की वैल्यू भी डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हमारे पास तो मेक श्योर कि इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, जो भी हमें वो वैल्यू पूछेगा, ठीक है, हमें उसको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ब्रेक करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज हमें इक्वेशन से मिल जाएगी, पॉलिनोमियल से मिल जाएगी, और जब जो भी इक्वेशन वो पूछेगा उसको हमें एलसीएम या फिर प्लस माइनस करके इस तरह से ब्रेक करना है जिससे कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा बन जाए, ताकि हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सके, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं इसके बाद थर्ड चैप्टर पे, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड चैप्टर जो है
ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस का। ठीक है, इससे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में भी मिलेगा और बेसिक में भी मिलेगा। क्या है, अब ये याद रखना कि a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो ये जो लाइंस होती हैं इनको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। राइट, ये कुछ इस टाइप से होंगी जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी एक दूसरे को, और इसके सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है और वन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये जो कंडीशन है ये है कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन। कोइंसिडेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप मतलब इनके कई सारे हजारों ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाली जो कंडीशन है हमारे पास वो है पैरेलल लाइन की, जो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये जो कंडीशन है ये होती है पैरेलल लाइन की कंडीशन। जो अब पैरेलल लाइन जो होती है वो आपस में उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये कभी भी आपस में मीट नहीं करती हैं, और जब लाइंस आपस में मीट नहीं करती हैं तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो हमने देखा कि लाइन एक बार कट कर रही थी तो एक सॉल्यूशन आया, बहुत बार कट कर रही है क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है तो मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। आपस में टकरा ही नहीं रहे हैं, क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। ये तीनों में आपको ये भी याद करना पड़ेगा और ये भी याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कई बार क्वेश्चन में इन्होंने बोर्ड में ये भी पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन विच द लाइन इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट वाली कंडीशन की अगर हम बात करें, जिन दो कंडीशंस में सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे एक हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस में सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें, एक हमें कोइंसिडेंट लाइंस में सॉल्यूशन मिलते हैं, इस वाली कंडीशन में कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। तो ये कंडीशन भी, इसको, इस कंडीशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट, इसको भी कहा जाता है कंसिस्टेंट, और लास्ट वाली लाइन होती है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, ये आपस में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। ठीक है, ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी। क्लियर है? चलो, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब बढ़ते हैं उसके बाद, और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से भी जरूर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारे पास फोर्थ चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 जो है, चैप्टर 4 हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे हमारे पास एक मार्क्स में जो क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए यूज होता है, वो है डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब ये याद रखना कि जो a b c हर जगह यूज हो रहे हैं, ये हमेशा x², x और कांस्टेंट के अल्फाबेट्स हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे a जो है वो x² का कोफिशिएंट होगा, b जो है वो x का कोफिशिएंट होगा, और c जो होगा वो कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो अगर हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें यहां से डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। एक हमारे पास इक्वेशन है x² - 4x + 5। ठीक है, तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, d = b² - 4ac। b की वैल्यू हमारे पास x के साथ वाला पार्ट, तो -4 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू 5 है। सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 और 5 4 = 20, दैट मीन्स
4 हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ओके, तो अब डी की वैल्यू जो है वो -4 आ गई, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, उसके साथ इसका एक दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे इसमें क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। ठीक है, ये बेसिक में भी है और बेसिक वालों के लिए भी और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है वो है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। राइट, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि एक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा है। तो कैपिटल डी की हमें वैल्यू निकालनी है, b² - 4ac। हम सेम जो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए किया, जो इक्वेशन हमें दी होगी हम उसके लिए डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये सेम मेथड है। बट उसके बाद हमें ये चेक करना है कि डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है या इक्वल्स टू 0 आ रही है या फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो हमारे पास नो सॉल्यूशन होंगे, हमारे पास सॉल्यूशंस उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स। हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आएंगे। और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारे पास 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, हमारे पास 2 अलग अलग रूट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मेक श्योर, जैसे अभी हमने जब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला था तो उसकी वैल्यू -4 आ रही थी। इसका मतलब -4 का मतलब वो वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी थी, तो आप उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। यही नेचर ऑफ रूट्स कहलाते हैं। क्लियर है। उसके साथ साथ इसका जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स पूछे, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमारे पास एक इक्वेशन है k-4 का 4 इंटू होल x² प्लस 4x प्लस 5। राइट, मैं ये अपने मन से ले रहा हूं। ठीक है, तो जनरली ये बोलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, तो फाइंड आउट करो k की वैल्यू। तो जब वो हमसे पर्टिकुलर कंडीशन देगा कि उसके 2 इक्वल रूट्स हैं, तो हमें पता है कि 2 इक्वल रूट्स में जो कंडीशन होती है वो होती है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। राइट, तो जैसे यहां से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। तो ये k अपने आप ही यहाँ पे एक ही जगह पे आ जाएगा, k-4 एक ही जगह पे आ जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो कंडीशन उसने गिवन क्या है, 2 इक्वल रूट्स बोले हैं, 2 रियल रूट्स बोले हैं या क्या बोला है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इस कंडीशन से ही बनता है क्योंकि इसमें हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन वाली वैल्यू होती है। राइट, बट ऑब्जेक्टिव में इससे भी बन सकता है, बट सब्जेक्टिव में मोस्टली जो क्वेश्चन देखा गया है वो इसी कंडीशन से देखा गया है ताकि हम इक्वल्स टू 0 को यूज कर पाए। ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका वर्ड प्रॉब्लम पे भी है, उसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये ऑलरेडी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है an का फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं a + n-1 × d, जहां पे an को एज अ लास्ट टर्म भी माना जाता है। राइट, और इसी को हम nth टर्म भी बोलते हैं। a जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें ये चीज याद रखनी है कि ये फॉर्मूला हमारा तब यूज होगा जब हमसे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेगा, जब वो हमसे नंबर पूछेगा। ठीक है, जब वो हमसे कोई लास्ट टर्म पूछेगा या वो हमसे कोई पर्टिकुलर किसी टर्म की बात करेगा, तो वहां पे हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। एक इसमें क्वेश्चन आता है an = 5 + 4n। राइट, हमको एक इस टाइप की एक इक्वेशन दे देगा और हमसे पूछ लेगा कि 5th टर्म 31st टर्म कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म निकालो। तो इसमें ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है, जो इक्वेशन में अगर कभी भी n हमें
n देखने को मिलता है, तो वहां पे हमें n की वैल्यू खुद पुटअप करनी होती है। यहाँ पे आपको ये AP नहीं देगा इस क्वेश्चन में। अगर वो कभी भी जनरल इक्वेशन में n की वैल्यू डाल देगा या n डाल देगा तो इसका मतलब अब आपको AP नहीं देगा इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब हमें ये AP को खुद फॉर्म करना पड़ेगा, और इस AP चैप्टर के हर एक फॉर्मूले में, हर एक क्वेश्चन में अगर आपने A और D की वैल्यू निकाल ली तो आप ऑलमोस्ट 90% सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपका मेन टारगेट इसमें होना चाहिए कि आप A और D किसी भी तरह से निकाल लो। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें n दिया हुआ है इक्वेशन में, तो हम इस n की वैल्यू को खुद रखेंगे। ठीक है, क्या रखना है, लेट्स से हमने n की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ पे a1 इक्वल्स टू जहां जहां पे n है वहां पे हमें 1 रख देना है। 4 into 1 कितना आ जाएगा, 5 + 4 9। इसका मतलब a1 की वैल्यू 9 आ गई, तो फर्स्ट टर्म मिल गया हमें। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हमारे पास, अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो a2 इक्वल्स टू 5 + 4 मल्टीप्लाई बाई 2, जो हो जाएगा 5 + 4 2 = 8 और 8 + 5 13। इसका मतलब हमारे पास सेकंड टर्म भी आ गई 13। अब फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, तो मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं a2 - a1। अब आ जाएगा 13 - 9 कितना होता है 4। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब a और d आ चुका है, तो अब जो भी ये पर्टिकुलर टर्म के बारे में पूछ रहा है हम उसको क्या करेंगे, वो वाली टर्म निकाल के दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हमारे पास कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आता है, जहां पे an की जगह sn दिया होता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, sn इक्वल्स टू 1 + 2n दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे उन्होंने, देखो यहां पे सेम अगेन क्वेश्चन में उन्होंने इक्वेशन में n दे दिया, तो दैट मींस अब यहां पे n की वैल्यू हमें खुद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और यहां पे AP हमें नहीं देंगे, तो अब यहां पे जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो s1 इक्वल्स टू 1 + 2 into 1 होगा, और ये बन जाएगा 1 + 2 3। दैट मींस s1 इक्वल्स टू वैल्यू 3 आ गई। अब s1 3 का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक टर्म इंक्लूड है, तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म ही होता है। तो s1 बोलो या a बोलो, दैट मींस सेम। तो फर्स्ट टर्म 3 आ गई। अब सेम n की वैल्यू 2 रखेंगे, s2 इक्वल्स टू 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 + 4, ये हो जाएगा 5। अब लेकिन यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे a2 आया था, a2 हमने बोला सेकंड टर्म 13 आ गई, बट यहाँ पे s2 आया है, s2 का मतलब सेकंड टर्म नहीं है, s2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म मिलाकर 5 है। तो हमें सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि s2 में a1 और a2 दोनों एडेड हैं, तो a1 + a2 लिख सकता हूं मैं। a1 की वैल्यू मेरे पास 3 आ चुकी है, a2 मुझे निकालना है, तो a2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 - 3 दैट इज 2। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो a1 भी आ चुका है, a2 भी आ चुका है। अब सेम क्वेश्चन, अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद जो इसको, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को ब्रेक करने का जो मेथड है वो क्या है, वैसे ही मेथड सब में एप्लीकेबल है कि क्वेश्चन में हमें जो गिवन होता है उसको ब्रेक करना सीखो। जैसे लेट्स से अगर ये हमसे इसने क्वेश्चन में बोला a8 की वैल्यू 31 है और 15th टर्म जो हमारे पास है वो 108 है, राइट। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, बट ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में उसने कुछ भी बोला है कि 8th टर्म 31 है, 15th टर्म 108 है, तो 30th टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन इक्वेशनों को तोड़ना है, हमें इन इक्वेशन को ब्रेक करना है, क्योंकि ये गिवन वैल्यूज है और हर चैप्टर में जो भी गिवन वैल्यूज होंगी वो हमें फाइंड आउट हेल्प करेंगी नई चीज फाइंड आउट करने में, जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, A8, तो A8 को अगर पता हो तो a + 70 लिख सकते हैं। किस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, जो हमारे पास an वाला फॉर्मूला था, an इक्वल्स टू a + n - 1 × d। तो यहाँ पे जब आप 8 रखोगे तो 8 - 1 7 हो जाएगा, दैट मींस a + 70 बनेगा। तो A8 को हम a + 70 रख सकते हैं इक्वल्स टू 31। और सेम ये वाली कंडीशन को हम बना लेते हैं a + 14d इक्वल्स टू 108। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि a कैंसिल आउट हो जाए और d की वैल्यू निकल जाए। उसके बाद d की वैल्यू वापस इसी इक्वेशन में रखेंगे और d की फिर a और d आ जाएगा, तो हम कुछ जो मर्जी हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को ब्रेक करना है। और सेम ऐसे ही अगर वो कभी सम की वैल्यू देता है,
राइट। चलो मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, इन दोनों कंडीशंस को। अब ये फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन। तो अब हम लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 31। सेकेंड इक्वेशन a प्लस 14d इक्वल्स टू 108। राइट। अब हमें क्या करना है, हमें a को एलिमिनेट करना है। तो हम a को एलिमिनेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साइन को चेंज कर देते हैं। ये प्लस साइन में है तो नेगेटिव कर दिया, ये प्लस है इसे नेगेटिव कर दिया, ये भी प्लस है इसे नेगेटिव कर दिया। राइट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो 7 और 14 में से माइनस 7d बचेगा। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 7 और 10 में से 3 7। माइनस का 77, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू 77/7 दैट मींस 11। हमारे पास d की वैल्यू आ गई। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आएगा कोई ना कोई इक्वेशन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो हमें d की वैल्यू मिल चुकी है। इस d की वैल्यू को हम किसी भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद जो हमसे पर्टिकुलर टर्म वो पूछेगा या AP पूछेगा तो हम उसको इजीली फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? बस इससे बाहर ये हमारे पास जनरल बेसिक क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो हमारे पास एनसीईआरटी में स्पाइरल वाला क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्पाइरल वाले में एक जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो मेक श्योर इसमें जो हमें रेडियस दिए हैं सेमी सर्कल्स के वो 0.5 के डिफरेंस में दिए हैं। मतलब जो फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस 0.5 है, सेकंड वाले का 1 है, देन 1.5 एंड सो ऑन। तो बच्चे जो इसमें एपी बना रहे हैं वो 0.5 1 1.5 इसकी एपी बना रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी लेंथ ऑफ वायर यूज होगा इस पूरे सेमी सर्कल्स को बनाने के लिए। तो दैट मींस ये सर्कमफेरेंस में वायर लग रहा है, तो हमें इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वायर जो है वो रेडियस में नहीं, वो सेमी सर्कल में लगने वाला है। तो हमें सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है पाई इंटू आर। ठीक है, तो पाई को ऐसे रहने देते हैं, रेडियस 0.5। फिर सेकंड वाले सेमी सर्कल के लिए अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा पाई इंटू 1 एंड सो ऑन। तो जो एपी बनेगी वो बनेगी 0.5 पाई, 1 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, और इन्होंने 13 सेमी सर्कल्स के लिए पूछा है तो n की वैल्यू हमारे पास 13 हो जाएगी। डिफरेंस जो आएगा वो पाई माइनस 0.5 पाई की वजह से 0.5 पाई आएगा, एंड फिर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे S13 को और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 जो है ट्राइंगल्स। ठीक है, अब ट्राइंगल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ। राइट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करके जाना। ठीक है, ये इसके आने के चांसेस 100% है। ठीक है, तो ये हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो सिर्फ इसमें हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल होगी तो इनके रेशियो आपस में इक्वल होंगे। मतलब ABC एक ट्राइंगल था जिसमें DE साइड्स जो थी वो BC के पैरेलल थी। ये कंडीशन होती है कि दो लाइन आपस में, ये साइड्स आपस में पैरेलल होनी चाहिए, तो ही क्या होगा, ये रेशियो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। AD/DB प्रोपोर्शन हो जाएगा AE/EC के। राइट, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए हिंट एक ये है, एक तो आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ करके जाना। सेकंड, इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसके बहुत बार आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हिंट ये है कि अगर क्वेश्चन में जो भी साइड आपको पैरेलल दी होगी, आपको उस साइड उस ट्राइंगल को पकड़ना है और उसमें बीपीटी अप्लाई कर देनी है। पॉसिबली आपका क्वेश्चन थोड़ा स्मार्टली आप करोगे तो आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें हमारे पास यही इंपॉर्टेंट है। और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ उसका नहीं है, एप्लीकेशन वो यूज होगा। ठीक है, उसमें हमारा इसका अपोजिट होता है कि अगर रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हमारे, इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास बेसिकली क्या है,
फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए याद रहे कि इसके डिस्टेंस फॉर्मूला, अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि डिस्टेंस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस निकालने के काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले में जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, अगर एक ए पॉइंट है और एक बी है तो इसमें आप x1 y1 x2 y2 किसी को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। x1 के साथ y1 आए, x2 के साथ y2 आए, बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ab इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो बेसिक हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। अब सेकंड चीज, एक इसमें जो नोट, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा होता है कि दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, अगर कहीं पे भी इक्विडिस्टेंस वर्ड यूज्ड है, इक्विडिस्टेंट या इक्विडिस्टेंस वर्ड यूज किया है अगर किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसमें सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकते या मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। जहां पे इक्विडिस्टेंस वर्ड यूज है वहां पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। मेक श्योर, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, इक्विडिस्टेंस वर्ड लिखा होता है तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, बट मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर उन्होंने इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज किया है तो दैट मींस डिस्टेंस को इक्वल करना है, ना कि सेक्शन फॉर्मूला, राइट। चलो, अब नेक्स्ट जो इसका सेकंड फॉर्मूला है वो है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम इसके सेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे तो हमें पता है सेक्शन तब होते हैं जब किसी भी चीज को डिवाइड किया जाता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में इस टाइप का लाइन वर्ड यूज होता है कि एक पॉइंट इन दो कोऑर्डिनेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। अब जब भी कोई दो पॉइंट आपस में डिवाइड होंगे, एक लेट्स से हमने माना ए बी एक लाइन थी, इसको इस सी पॉइंट ने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये याद रहे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो जिसमें गलती होने के चांसेस हैं, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स को x, y नाम दिया जाता है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। और फर्स्ट वाले को x1, y1 और लास्ट वाले को x2, y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इनके नेमिंग्स या इनके सिंबल्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेट x, y कहलाएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये m और n क्या है, m लेफ्ट में ये वाला रेशियो और राइट वाला जो पार्ट होगा उसको n रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जो भी वैल्यू होगा 2:3, 3:5, जो भी रेशियो हो सकता है, इसको पहले वाले रेशियो को m से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे वाले को n से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। वहीं पे y के फॉर्मूले की बात करेंगे तो y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब ये नोटिस करना कि x वाले में हम सिर्फ और सिर्फ x1 और x2 को यूज करेंगे, y वाले में y1 और y2 को यूज करेंगे। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है उसके लिए सिंपल ट्रिक है, आप ये ग्राफ, ये डायग्राम बनाना, उसके बाद यहाँ पे m है तो अब आप यहां से राइट को जाओगे, तो अगर x के लिए यूज कर रहे हैं तो mx2 फिर प्लस nx1 अपॉन में दोनों को ऐड कर देंगे m प्लस n। सेम y के लिए अगर हम डिफाइन करें तो m y2 प्लस n y1 और अपॉन में m प्लस n। ये हमारा इसके लिए ट्रिक हो गई कि अगर इसको याद नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारे पास यहां से फॉर्मूला जो आता है वो आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये हमारा बेसिकली सेक्शन फॉर्मूले से ही निकल कर आया है। ये फॉर्मूला इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों की दोनों पार्ट्स इक्वल हो, राइट। जब AC और BC आपस में इक्वल होंगे, राइट, तो ये हमारा हम सेक्शन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये याद रहे, अगर उसने क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंस वर्ड यूज किया है तो आप सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस कहां पे यूज होंगे, जैसे हमारे पास NCERT में एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमारे पास इसकी तो x, y इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर जो डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट को x, y लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट को x2, y2 और इस वाले को x1, y1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि OA और OB जो होगा, लेट्स से ये A है ये B है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस
क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो क्या होगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब दोनों x को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। y के लिए हम क्या करेंगे, दोनों y को ऐड करो, मतलब y1 और y2 और वो 2 से डिवाइड कर दो। यहां पे x और y ये सेंटर वाली वैल्यूज होंगी जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारा इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, जो कि है हमारे पास सर्कल्स। ठीक है, अब सर्कल्स की अगर हम बात करें, इसमें बेसिकली फॉर्मूलाज हमारे पास नहीं है। सर्कल्स में जो मेजॉरिटी में जो चीज यूज होती है वो है आपका थ्योरम। ठीक है, थ्योरम में इसमें हमारे पास एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रूफ बोर्ड में आए हुए हैं, जिसमें हमें प्रूफ करने के लिए बोलता है। एक हमारे पास जो इसका प्रूफ है कि जो हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स होती हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका प्रूफ हमसे पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, तो हमें इसमें करना कुछ नहीं होता है, सेंटर वो मानेंगे, ये रेडियस होती है। हमें पता है रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का पॉइंट 90 डिग्री एंगल बनाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। राइट, हमें इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करना है, देखो ये कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल की, ये रेडियस और ये 90 तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हो गई, दैट मींस टेंजेंट्स आपस में इक्वल हो गए। तो ये प्रूफ एक बार अच्छे से याद से प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद इसमें फॉर्मुलेज नहीं है, तो एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, अब चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है वो है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। तो इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, जो ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो रहा है तो सिंपल है, ये जो सेक्टर होता है वो एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, और वो छोटा है बड़ा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके एंगल पे कि वो एंगल कितना बड़ा है। तो थीटा ऊपर आ जाएगा, अपॉन में टोटल वाला पार्ट आता है, और हमें पता है कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सेम थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आएगा जो होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये दो हमारे पास बेसिकली मेजॉरिटी में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला आता है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट का। राइट, अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना होता है कि किस चीज से किसको माइनस करें। लेट्स से अगर मेरे पास ये एक सेक्टर दिया हुआ है और मुझसे पूछा गया है कि ये शेडेड रीजन बताओ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो ये शेडेड वाला पार्ट है ये एक सेगमेंट है, छोटा माइनर सेगमेंट बोलते हैं इसको। तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये पूरे ट्राइंगल, ये पूरे सेक्टर को निकाल लेता हूं मैं। इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, राइट, अगर इस वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये यहां पे याद रहे, ये क्वेश्चन में हमेशा सिर्फ दो टाइप के ट्राइंगल्स देते हैं। कौन सा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और या फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, इन दोनों ट्राइंगल के अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है एक क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास ऑलरेडी पता होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। यहाँ पे जो ये रेडियस है वो साइड का काम करेगी। ठीक है, तो इजीली हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। उसके साथ साथ एक हमारे पास एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होगा, अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा सेंटर पे, तो वो बन जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो मेजॉरिटी में हमारे पास इस चैप्टर में यही 3 फॉर्मुलेज हैं। मेक श्योर इनको अच्छे से करके जाएं, क्योंकि इससे भी ये क्वेश्चन 100% आपको पेपर में मिलेगा। अब चैप्टर नंबर 12 जो है वो है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसका 2 क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सबसे पहला इसमें जो टास्क है वो है इसके फॉर्मूलाज का। इसके फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसके 2-3 फिगर्स हैं या 2-3 सॉलिड शेप्स हैं जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो है सिलेंडर, क्योंकि इसका क्वेश्चन हर बार बोर्ड में देखा गया है। ठीक है, तो सिलेंडर के अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच।
और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, और साथ में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास सिलेंडर के फॉर्मूले हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हेमिस्फीयर की, क्योंकि ये भी हमारे पास सॉलिड शेप है जो बहुत बार पूछा गया है, इसका जो CSA होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, TSA जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। देन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे स्फेयर की, स्फेयर में जो CSA होगा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और TSA भी इसका सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास इन तीनों के फॉर्मूलाज हैं। और कोई सा भी एरिया हो, भले CSA हो TSA हो, तो उसकी यूनिट जो होती है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आती है। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में जो हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे CSA की जगह LSA होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 2H इंटू एल प्लस बी। उसके साथ साथ TSA जो होता है ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस HL। एंड देन वॉल्यूम की हम बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये मेजोरिटी में हमारे पास फॉर्मूले हैं। देन एक लास्ट क्यूब को डिस्कस कर लेते हैं। क्यूब का जो LSA होता है वो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट, और जो TSA होता है वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, और लास्ट हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइड क्यूब। ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे इसको रिवाइज करने के बाद मैं सिर्फ 1-2 कंसेप्ट आपको बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है। इसमें हमारे पास 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, जिसमें हमसे क्वेश्चंस पुटअप करता है कि एक सिलेंडर है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल लिया गया है। दैट मींस ये वाला पार्ट जो शेडेड है इसको निकाल लिया गया है, कार्व्ड आउट कर दिया गया है। ठीक है। तो हमसे पूछता है फाइंड द रिमेनिंग एरिया, कि इसका एरिया कितना बचेगा। इस क्वेश्चन में लाइक इसके फॉर्मूले में मोस्टली बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो उसके लिए एक सबसे इजीएस्ट ट्रिक ये है कि जिस पार्ट को निकाला है आप उसका एक फिगर बनाओ कि वो इस पार्ट को निकालने के बाद कैसा रिप्रेजेंट या कैसा दिखने वाला है। तो ये फिगर कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है। इस टाइप का ये फिगर दिखने वाला है क्योंकि इसमें से एक पार्ट हेमिस्फेयर का बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है। तो अब ये जो रिमेनिंग एरिया बचा हुआ है इसके फॉर्मूले को क्या बनेंगे, जो जो पार्ट बचा हुआ है, जो जो एरिया जो जो पार्ट बचा है हम उसको फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं रिमेनिंग एरिया की, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, देखो एक तो CSA ऑफ सिलेंडर है, तो मैं लिखूंगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एक नीचे बेस में एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा कवर्ड होगा तो फॉर्मूला बनेगा प्लस एरिया ऑफ सर्कल, प्लस एक मुझे ये वाला पार्ट भी इसमें प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, राइट, क्योंकि जब इसको निकाला गया तो ये वाला पार्ट यहाँ बचा रह जाएगा जिसको हम कहेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है। मेक श्योर इसमें कई बच्चे TSA वाले फॉर्मूले से करते हैं, TSA से भी आंसर आता है, बट आप वो फॉर्मूला तभी यूज करना जब आप वेरी श्योर हो कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली TSA के हेल्प से कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज ये सबसे शॉर्टेस्ट और बेस्ट ट्रिक है कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बनाने के बाद आप वो पार्ट को ऐड अप कर लो जो जो आपको उसमें विजिबल है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 पे आते हैं जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक। ठीक है। अब स्टैटिस्टिक चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी और उसके साथ साथ आपका सब्जेक्टिव में भी, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला है मीन में हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वो है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये क्या है, ये मीन का फॉर्मूला है, राइट। बट ये वाला फॉर्मूला, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ये आप तभी यूज करोगे जब वैल्यूज छोटी होंगी, क्योंकि अगर आपने इस फॉर्मूले को बड़ी वैल्यूज के लिए यूज किया तो आपकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपके आंसर्स रॉन्ग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला इसका एज्यूम्ड मीन का आता है, जो इसकी सेकंड मेथड है, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI
DI अपॉन सिग्मा FI प्लस A, जिसमें हम एज्यूम्ड मीन कोई एक मीन को मानते हैं, ठीक है। देन थर्ड फॉर्मूला आता है स्टेप डेविएशन फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाई H। यहाँ पे जो H होता है ये होता है जिस नंबर से आपने DI को डिवाइड किया होता है, वो ये H वाला नंबर होता है। ये वेरी कर सकता है अलग अलग बच्चों के अकॉर्डिंग जो जिससे उन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है इसका मोड। अब मोड के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मोड का जो फॉर्मूला है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H, ठीक है। मेक श्योर ये सारे फॉर्मूले बाय हार्ट याद होने चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चन आना ही आना है, 100% है, राइट। मोड का क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स में आता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वाली लेट्स से हमारे पास CI है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अगर हमें 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60 इस टाइप से अगर हमें कोई भी अगर एक क्या दी हुई है, अगर हमें 1, अगर हमें कोई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को देखना होता है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी मॉडल क्लास होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 है वो सबसे बड़ी है, तो इसलिए ये मॉडल क्लास होगी। इसके सामने वाला जो F होता है वो F1 होता है, इसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी F0 और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। अब आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हो, राइट। उसके साथ L जो होता है वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मतलब ये 20 जो होगा लोअर लिमिट होगा, और H इन दोनों का डिफरेंस होता है 40 माइनस 20। तो ये आप इसको फॉर्मूले में रख के इसका आंसर निकाल सकते, ठीक है। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट आता है वो है हमारे पास मीडियन, ठीक है। अब अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन के लिए हमारे पास क्या करना है, मीडियन में हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। मीडियन के लिए हमें जो फॉर्मूला है वो है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, राइट। ये हमारे पास इसका बेसिक फॉर्मूला होता है मीडियन का। अब यहां पे हमें क्या ध्यान देना होता है कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती है, इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि ये क्लास इंटरवल ये फ्रीक्वेंसी है या फिर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो लेट्स से अगर हम एक एग्जांपल ले लें 0 to 10, 20 20, 20 to 30, और यहाँ पे हमारे पास 1 5 6 इस टाइप की अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी को देखूं तो यहाँ पे ये कंटिन्यू इंक्रीज और डिक्रीज अगर हो रही होगी तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो 1 के बाद 5 इंक्रीज हुई, 5 के बाद 6 फिर से इंक्रीज हुई, दैट मींस ये F ना होके ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद अब फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाएंगे, और फ्रीक्वेंसी की टेबल ऐसे में क्या होता है, जब इंक्रीजिंग होता है तो हमें डिक्रीज करना होता है, दैट मींस फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज। अब 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 5 1, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल मिल जाएगी, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी की टेबल जो हमें गिवन है वो वेरी करती है, पहले स्टार्टिंग में बड़े फिर छोटे, तो वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, फिर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी फोकस करते हैं हम फॉर्मूले पे, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन क्लास आ गई। उसके बाद हमें क्या करना होता है, n/2 ये होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल। लेट्स से अगर हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल 20 है तो हमें क्या करना होता है, हमें इस n/2 का मतलब 20/2 दैट मींस 10। तो 10 से बड़ा नंबर हमें क्या करना होता है, यहाँ पे चेक करना होता है कि कौन सा इसमें 10 से जस्ट बाद, लेट्स से 16 है, तो 10 से जस्ट बड़ा वाला नंबर कौन सा है, तो ये हमारी क्या होगी, ये मीडियन क्लास बन जाएगी। ये मीडियन क्लास होने की वजह से अब इससे ऊपर वाला नंबर हमारा CF होगा, ये हमारा F होगा, और ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसको यहाँ फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर। अब चैप्टर नंबर 14 जो लास्ट है हमारा, वो है हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये भी बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, राइट, बहुत इजी है। बस इसमें हमें 2 फॉर्मूलेस की बात याद रखनी है। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। इसमें ये याद रखना है पॉसिबल आउटकम्स की जगह पे वो आते हैं जिनकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं।
जैसे अगर मेरे पास एक कॉइन को उछाला गया, एक कॉइन को टॉस किया, तो आउटकम्स जो आएंगे वो या हेड या टेल आएंगे। तो अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो हेड इसमें एक ही बार आता है, तो पॉसिबल आउटकम की जगह पे 1 आ जाएगा, और नीचे टोटल आउटकम की जगह इसके टोटल जितने भी सैंपल स्पेस होंगे, जैसे यहाँ पे 2 सैंपल स्पेस हैं, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम की जगह वो लिखना है जो हमारे पास जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो जितनी बार उसमें रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास एक और फॉर्मूला हमारे पास है इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज ऑलवेज 1। मतलब किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये हमें क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला हमारा तभी यूज होगा जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो डेसिमल्स में दी होगी। जैसे एक दो बच्चों के सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें दी हुई है, लेट्स से 0.225, राइट, तो ये हमसे पूछेगा नॉट हैविंग सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर लेंगे और क्या हो जाएगा, हमें नॉट हैविंग सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो क्या होगा 5 9:7 और 9:7 0.775 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज होता है जब आपके पास प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली गिवन हो, कोई सैंपल स्पेस और कोई चीज नहीं बताई हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, अदरवाइज हर फॉर्मूले में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 9 जो है, चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ये सेम बेसिकली इसमें ये चैप्टर इजी है, बट इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस को ब्रेक करना, इसमें डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होनी चाहिए। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसके बाद टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उसके बाद सेक थीटा ये हमारा हो जाता है h अपॉन बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जिसको ये याद है वेल एंड गुड, नहीं है सीधे सीधे शॉर्टकट फॉर्मूला जो ट्रिक्स आपने पढ़ी होंगी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर पोले। ठीक है, ये हमारा रेशियो में P अपॉन एच हमारा साइन थीटा होता है, राइट, B अपॉन एच हमारा कॉस थीटा होता है, और P अपॉन बी हमारे पास टेन थीटा होता है। ये हमारे पास फॉर्मूले। इसका रेसिप्रोकल कर लोगे कोसेक आ जाएगा h अपॉन पी, कॉस का सेक कर लो h अपॉन बी करोगे सेक थीटा आ जाएगा, B अपॉन पी करोगे कॉट थीटा आ जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो वहां पे रफ में बना के इससे यूज कर सकते हो। ठीक है, बट इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। एक, आपको लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम या फिगर बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिगर प्रॉपरली बनाओगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड चीज, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए। देखो साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, ठीक है, मैं करा देता हूं। साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो और बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। साइन थीटा इसको याद करना, 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 होती है, राइट। 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है। 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री पे ये होता है √3/2 और 90 डिग्री पे ये होता है 1। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा कर दो, ये याद रखना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 फिर 1। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल, ये 1 को यहां लेफ्ट में लिख लेते हैं सबसे पहले, √3/2 सेकंड पे, 1/√2 थर्ड पे, देन 1/2 और लास्ट में 0। ठीक है, अब इन दोनों का रेसिप्रोकल, ये हमारा cos थीटा की वैल्यूज आ गई, राइट। अब अगर तो आप दोनों को, अभी मैंने बताया था tan थीटा जो होता है, इससे पहले वाले चैप्टर में tan थीटा जो होता है वो sin अपॉन cos होता है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लूं तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बट वो थोड़ा लेंथी होता है। इससे अच्छा हम बेटर ये करते हैं, इसकी 2-3 ही वैल्यूज याद करनी होती है। tan 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 45 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, 60 पे इसकी वैल्यू √3 और इस पे नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अब ये याद रखना, इसमें हमारे पास ज्यादा वैल्यूज नहीं, हमें tan थीटा, इसमें जो मोस्टली मेजोरिटी जो क्वेश्चंस आते हैं वो tan थीटा पे आते हैं। तो इसका मतलब आपको ये 3 वैल्यूज याद करनी है, क्योंकि इन 3 वैल्यूज पे ही क्वेश्चन बनेगा।
सेकंड एक साइन थीटा पे आता है, तो अगर आपने साइन थीटा याद कर लिया तो कॉस अपने आप आ जाएगा। एक टेन थीटा, इंपॉर्टेंट ये मेक श्योर इसको याद करके आओ, 30 और 45 60 ये तीन वैल्यूज 100% यूज होंगी ही होंगी, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अब जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या है हमारे पास, देखो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें बच्चे कई सारे बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप इसको ड्रॉप कर देना, छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अगर आप समझते हो कि हम थोड़ा बहुत पढ़ के इसके कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे बोर्ड में आने के चांसेस है और कई बार बोर्ड में आए भी हुए हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, वो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 मार्क्स में आते हैं, 2 से 3 नंबर में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसमें एक एग्जांपल दे देता हूं, कौन सा क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का है कि अगर हमारे पास साइन a माइनस बी 1/2 दिया है एंड साइन या कॉस ले लेते हैं, कॉस a प्लस बी हमारे पास 1/2 दिया है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर a एंड b आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे जब यहां से हम लोग को क्या करना होता है, कुछ नहीं, ये a माइनस बी 1/2 जो है 1/2 जो है ये हमारे पास क्या होगा, 1/2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये हमारे पास होती है साइन 30 डिग्री पे, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद यहां पे cos a प्लस बी की बात करेंगे, तो 1/2 cos की वैल्यू कब होती है, ये आ जाएगा cos a प्लस बी 1/2 हमारे पास cos होता है cos 60 डिग्री, तो cos से cos कैंसिल आउट, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 और a प्लस बी इक्वल्स टू 60। अब जब हम ऐड करेंगे ये दोनों आउट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और a प्लस a 2a और 60 और 30 90 और a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यहां पुट करेंगे, इस वैल्यू को, और हमारे पास हमारा बी एंगल भी आ जाएगा, जो कि कितना है, ये होगा a 45 डिग्री माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये आएगा माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री माइनस 45 माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, ये और ए और बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉसिबली क्या कहते हैं, बेसिक वाले में इजीली आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो इसके फॉर्मूले जो है हमारे पास देखो 3 तो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको हम यूनिटरी फॉर्मूला बोलते हैं। तो 3 बेसिक फॉर्मूले क्या है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी एंगल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे एंगल क्या होगा, अगर साइन स्क्वायर के साथ जो एंगल है वही कॉस स्क्वायर के साथ एंगल है, तो उन दोनों का सम हमेशा 1 होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और थर्ड फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 फॉर्मूले इधर उधर घुमा फिरा के हमारे पास प्रूफ वाले क्वेश्चंस में यूज होते हैं, ठीक है। तो जिनको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हल्का सा एक बार ब्रीफ देख लेना। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे काम आने वाले फॉर्मूले हैं वो है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास जो प्रूफ वाले क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन प्रूफ का जरूर आएगा 5 मार्क्स में, ठीक है। तो यहां पे प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान देना कि क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए, बट आपको क्वेश्चन को ब्रेक जरूर करना है, उसको अटेम्प्ट जरूर करना है। कैसे करोगे, वो ये फॉर्मुलेस पता होने चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो आप उसको ब्रेक कर लोगे। और हमेशा साइन और कॉज में ब्रेक करना होता है। जैसे टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉज होता है, इसी का रेसिप्रोकल कर दूंगा कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। वहीं पे साइन की बात करूंगा, अगर साइन में तो हमें लेके ही आना है, तो मैं ऐसा करता हूं कोसेक थीटा की बात करता हूं। कोसेक थीटा जो होगा 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इस टाइप के फॉर्मुलेज हमारे पास यूज होंगे। याद रखना जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपको साइन और कॉज में ब्रेक करना है। अगर आप साइन और कॉज में ब्रेक करोगे, उसके बाद एलसीएम पावर जो भी ओपन हो रहा होगा वो उससे आप इजीली उसको ब्रेक कर सकते हो। अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं।